नेक्स्ट हम लोगों ने करनी है एप्लीकेशंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, कि रियल लाइफ में हम जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो है वो किस तरह यूज़ करके हम उनसे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस या आंसर या इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन लिखी हुई हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। सबसे पहले एग्जांपल तो ये है, ये एप्लीकेशन है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या गिवन दिया गया और क्या पूछा है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स राइडिंग अ ट्रेन in a certain city during the morning shift is 1000. Total number of passengers riding a train during a morning shift is 1000. कि मॉर्निंग शिफ्ट के दौरान एक ट्रेन में जो है वो एक हज़ार पैसेंजर्स जो है वो उन्होंने वो जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं मॉर्निंग के दौरान। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट मीन्स कह लें कि सुबह सुबह जो पहली ट्रेन जा रही है उस पहली ट्रेन में जो है वो 1000 पैसेंजर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ द चाइल्ड्स फेयर इज़ ₹20। कहते हैं अगर एक बच्चे का किराया जो है वो 20 रुपये हो। टोटल कितने कर रहे हैं? टोटल 1000 पैसेंजर जो है वो राइड कर रहे हैं, जिनमें बच्चे और बड़े हैं सभी शामिल हैं। तो कहते हैं अगर एक बच्चे का किराया है 20 रुपये हो। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं दी अडल्ट फेयर इज़ ₹50, के जो यंग हैं, जो नौजवान पैसेंजर जो है वो राइड कर रहे हैं, उनका किराया जो है वो 50 रुपये है। एंड the total revenue from the fares in the morning shift is 44,000। और ये कह रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट से उनको जो टोटल रेवेन्यू या टोटल प्रॉफिट कह लें जो मिल रहा है, वो मिल रहा है उन्हें 44,000। हाउ मैनी चिल्ड्रन एंड हाउ मैनी अडल्ट्स रोड दी ट्रेन ड्यूरिंग दी मॉर्निंग शिफ्ट। तो कहते हैं अगर मॉर्निंग शिफ्ट के दौरान जो है वो टोटल 1000 जो है पैसेंजर्स उन्होंने ट्रैवल किया है ट्रेन में, और उस मॉर्निंग शिफ्ट में के ट्रैवल करने के बाद जो है वो, या उस मॉर्निंग शिफ्ट के बाद जो है वो उस ट्रेन से जो टोटल प्रॉफिट मिला है वो है 44,000 रुपये। ठीक है, 1000 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है, टोटल 1000 पैसेंजर ने ट्रैवल किया है एक शिफ्ट के दौरान, मॉर्निंग शिफ्ट के दौरान, और उस शिफ्ट के बाद 44,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट मिला है। एक बच्चे का किराया वो बता रहे हैं, इतने जो 1000 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है, इन 1000 पैसेंजर में से कुछ बच्चे भी होंगे और कुछ जवान या अडल्ट भी होंगे। तो बच्चे का किराया जो है वो ₹20 है, और जो अडल्ट हैं उनका किराया जो है वो 50 रुपये है। ठीक है, अब पूछा क्या उन लोगों ने, ये पूछा है हाउ मैनी चिल्ड्रन एंड हाउ मैनी अडल्ट रोड द ट्रेन ड्यूरिंग द मॉर्निंग शिफ्ट। तो कहता है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि टोटल 1000 पैसेंजर ने ट्रैवल किया है, जिनमें अगर बच्चे हैं तो बच्चे का किराया 20 रुपये है, अडल्ट जो है उनका किराया 50 रुपये है। टोटल उनको जो है वो रेवेन्यू या अमाउंट जो कह लें कि इन दी एंड 1000 पैसेंजर से जो उन्होंने किराया लिया था, टोटल वो इकट्ठा करने के बाद टोटल जो उन्हें किराया मिला है पैसेंजर से वो 44,000 रुपये मिला है। तो अब ये बताएं कि कितने बच्चे और कितने अडल्ट जो हैं उन्होंने ट्रेन पे सफ़र किया होगा, कि उनके सफ़र करने के बाद और उनके जो किराया उनके किराए लेने के बाद इन दी एंड टोटल जो किराया बन रहा है या टोटल अमाउंट बन रही है 1000 पैसेंजर्स के किराए की, वो 44,000 बन रही है। तो हम लोगों ने एग्जैक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स जो है बताना है, जिन अगर उतने बच्चे हैं और उतने अडल्ट्स होंगे तो इन दी एंड उनका जब किराया वसूल करेंगे तो किराया जो है टोटल इन दी एंड 44,000 बनेगा। हमने उतने उनकी तादाद बतानी है कि कितने बच्चे हो सकते हैं और कितने अडल्ट्स हो सकते हैं जिनका किराया अगर आप इकट्ठा करें, बच्चों का 20-20 रुपये किराया इकट्ठा करें और जो अडल्ट्स हैं उनका 50-50 रुपये किराया इकट्ठा करें, तो इन दी एंड आपको दोनों के किराए मिलाने के बाद जो टोटल अमाउंट बने हुआ आपके पास वो 44,000 रुपये हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। फिर उनमें जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अननोन कौन सी वैल्यूज जो हमें नहीं पता, और हमें कौन सी वैल्यूज नहीं पता जो हमें पूछी गई हैं। हमें कौन सी वैल्यू पूछी गई हैं, हमें पूछा गया है हाउ मैनी चिल्ड्रन एंड हाउ मैनी अडल्ट्स। तो हमें बच्चों और अडल्ट्स की जो टोटल तादाद है वो पूछी गई है, वो कितने होंगे जिनका किराया जो है इकट्ठा करके मिलाने के बाद जो है वो 44,000 रुपया जो है वो बन जाए। तो क्योंकि हमें नहीं पता कि टोटल बच्चे कितने हैं और टोटल जो है वो अडल्ट कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमें नहीं पता उसको हम सपोज कर लेंगे। हमें बच्चों की तादाद और अडल्ट या जो यंग बड़े लोग हैं उनकी तादाद के बारे में नहीं पता, तो उनकी तादाद को हम सपोज कर लेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे
लेट x1 बी दी नंबर ऑफ चिल्ड्रन के जो बच्चे हैं जो जिन्होंने ट्रैवल किया है ट्रेन में उनकी तादाद जो है वो x1 है। उसके बाद एंड x2 बी दी नंबर ऑफ एडल्ट्स। तो बच्चों की और अडल्ट्स उनकी तादाद जो है हमें क्योंकि फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता था वो हमें सपोज कर लिया है कि x1 जो है टोटल बच्चों की तादाद है जिन्होंने ट्रैवल किया, लेट कर लिया क्योंकि हमें नहीं पता वो कितने, हमने सपोज कर लिया है, हमने लेट कर लिया है कि x1 जो है वो जितने चिल्ड्रन ने ट्रैवल किया था उनकी तादाद है। और x2 क्या है, x2 जितने नंबर ऑफ अडल्ट ने जो है वो ट्रैवल किया था उनकी तादाद है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इक्वेशन बनाते हैं x1 और x2 को यूज़ करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि टोटल 1000 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था। उन 1000 में पैसेंजर्स में बच्चे भी शामिल थे और अडल्ट भी शामिल थे। तो इन दिए जितने भी बच्चों ने और जितने भी अडल्ट ने ट्रैवल किया था उनको अगर हम सम अप कर लेंगे उनकी तादाद को, और हमने सपोज किया हुआ है बच्चों की तादाद कितनी, हमने सपोज किया बच्चों की तादाद कितनी है x1 है, और जो अडल्ट हैं उनकी तादाद जो है वो x2 है। अलग अलग इन दोनों की तादाद नहीं पता है बच्चों की तादाद कितनी है और अडल्ट की तादाद कितनी है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि इनकी टोटल तादाद जिन्होंने सफ़र किया था उनकी टोटल तादाद जो है वो 1000 है। तो हमें ये पता है अगर बच्चों की तादाद x1 हो और अडल्ट की तादाद जो है वो x2 हो, तो इन दोनों की तादाद को अगर हम सम अप कर देंगे तो वो 1000 ही बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है टोटल जो तादाद है जिन पैसेंजर ने ट्रैवल किया जिनमें बच्चे और अडल्ट शामिल थे उनकी तादाद जो है 1000 है। तो अगर हम सपोज कर लें x1 बच्चों की तादाद है, x2 जो है वो अडल्ट या जवानों की तादाद है, तो दोनों की तादाद को अगर हम सम अप कर देंगे x1 और x2 को सम अप कर देंगे तो हमें इन दी एंड जो टोटल तादाद मिलेगी वो 1000 मीन्स 1000 होगी, जो कि हमें क्वेश्चन में बताई गई है। तो ये आपके पास जो है वो एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई है, और इन्फॉर्मेशन ये गिवन दी गई है कि अगर एक बच्चे का किराया, अगर बच्चे का किराया जो है वो 20 रुपये है और एक जो जो जवान है उसका किराया 50 रुपये है, तो जितने भी बच्चे और जितने भी जवान जिन्होंने ट्रैवल किया था ट्रेन में उनके किरायों को अगर हम जमा कर लें तो जमा करने के बाद टोटल हमारे पास किराया जो बनता है इन दी एंड पूरी की पूरी ट्रेन का, यहाँ हज़ार पूरे के पूरे 1000 पैसेंजर्स का, वो हमारे पास 44,000 रुपया बन रहा है। ठीक है, और हमें कितना बताया गया, हमें सिर्फ एक बच्चे और एक जवान के किराए के बारे में बताया गया है, और ये कहा गया कि सारे बच्चे और सारे जवानों से जब आप किराया इकट्ठा कर लेंगे तो इन दी एंड आपको के 44,000 रुपये जो है वो बनेंगे। ठीक है, तो हम इसकी भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक बच्चे का किराया 20 रुपये है तो टोटल कितने बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने सपोज किया हुआ उनकी तादाद कितनी है x1 है। तो अगर एक बच्चे का किराया 20 रुपये है तो दो बच्चों का किराया फिर आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर आपने तीन बच्चों का किराया पता करना कितना है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी कि एक बच्चे के किराए को टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके पास चिल्ड्रंस हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जितने भी बच्चों ने ट्रैवल किया है उनके टोटल किराए के बारे में पता चल जाएगा। एक बच्चे का किराया 20 रुपये है तो दो बच्चों का किराया कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20। अगर तीन स्टूडेंट ने ट्रैवल किया है तो तीन स्टूडेंट का किराया आपके पास जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 होगा। उसी तरह अगर आपने सपोज किया है कि ट्रेन में एक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है उन्होंने ट्रैवल किया है, तो टोटल एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चिल्ड्रन जिन्होंने ट्रैवल किया उनका टोटल किराया कितना होगा, उनका किराया होगा x1 मल्टीप्लाइड बाय 20, और x1 मल्टीप्लाइड बाय 20 ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये इज इक्वल हो जाएगा 20x1। तो एक चिल्ड्रन का किराया, एक चाइल्ड का किराया आपके पास जो है वो 20 है, टू चिल्ड्रन का किराया आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 मीन्स के 40 है, थ्री चिल्ड्रन का किराया आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 है। इसी तरह x1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन का किराया आपके पास जो है वो x1 मल्टीप्लाइड बाय 20 है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 20x1। इसका मतलब ये है 21x1 किया है जितने भी चिल्ड्रन ने सफ़र किया है, जो कि हमने सपोज किया है x1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो x1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन का टोटल किराया आपके पास क्या बन जाएगा 20x1। इसी तरह एक जो अडल्ट है उसका किराया कितना है 50 रुपये है, तो टोटल कितने अडल्ट ने ट्रैवल किया वो हमने सपोज किया हुआ है x2, तो एक अडल्ट का किराया अगर 50 है तो जो दो अगर अडल्ट की तादाद दो हो तो दो अडल्ट का किराया आपके पास जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 होगा। इस तरह तीन अडल्ट का किराया 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 होगा। अगर चलते जाए अगर आपके पास टोटल x2 नंबर ऑफ अडल्ट हैं तो x2 नंबर ऑफ अडल्ट का किराया आपके पास होगा x2 मल्टीप्लाइड बाय 50,
और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा 50x2। तो टोटल जितने भी ये x1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिन्होंने सफ़र किया, जितने भी चिल्ड्रन ने सफ़र किया है उनका टोटल किराया 20x1 है। और टोटल जितने भी अडल्ट ने सफ़र किया है जिनको हम लोग ने x2 सपोज किया हुआ है, तो x2 नंबर ऑफ अडल्ट जिन्होंने सफ़र किया उनका टोटल किराया जो है वो 50x2 आ रहा है। तो ये आपके पास टोटल ये जो 20x1 है, ये 20x1 आपके पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिन्होंने सफ़र किया उनका किराया बन रहा है। और 50x2 आपके पास जितने टोटल नंबर ऑफ अडल्ट्स ने सफ़र किया है उनका किराया बन रहा है। अगर इन दोनों के किरायों को हम जो है वो सम अप कर दें, टोटल चिल्ड्रन चिल्ड्रन का जितना किराया बन रहा है उनका भी सम अप कर दें, और टोटल जो अडल्ट्स हैं उनका जितना किराया बन रहा है उनका भी हम सम अप कर दें, तो सम अप करने के बाद इन दी एंड हमें जो है ओवरऑल जो पूरी की पूरी ट्रेन से किराया इकट्ठा करने के बाद मिला था 1000 पैसेंजर से किराया इकट्ठा करने के बाद हमें जो किराया मिला था वो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 20x1 ये जो चिल्ड्रन का टोटल किराया था इसको ऐड कर देंगे 50x2 में, तो ये इन दी एंड आपके पास क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन और अडल्ट्स दोनों का टोटल किराया जो है वो सम अप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है फिर सेकंड इक्वेशन जो है एक मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। एक चाइल्ड का किराया आपके पास 20 है, तो अगर आपके पास x1 नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं तो x1 नंबर ऑफ चाइल्ड का किराया चिल्ड्रंस का किराया आपके पास जो है वो 20x1 बन जाएगा। उसके बाद एक अडल्ट का किराया आपके पास 50 है, तो टोटल अगर आपके पास x2 नंबर ऑफ अडल्ट्स हैं तो x2 नंबर ऑफ अडल्ट्स का किराया आपके पास 50x2 बन जाएगा। अगर हम दोनों के किरायों को जमा कर दें, चिल्ड्रन और अडल्ट्स दोनों से जितना किराया हमें मिला है सभी के किराए को अगर हम जमा कर दें तो टोटल कितना बनता है, वो टोटल हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पूरा का पूरा रेवेन्यू जो मैं ट्रेन की मॉर्निंग शिफ्ट से मिला था या पूरे का 1000 नंबर ऑफ पैसेंजर से मैं टोटल जितना किराया मिला था वो टोटल किराया जो है वो 44,000 है। तो ये हमें पता कर लिया कि टोटल किराया बच्चों से और चिल्ड्रन से कितना कितना मिल रहा है, हमने उनको सम अप कर दिया। और ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 44,000। तो ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी। और कोई डाटा है नहीं जिसको हम यूज़ कर सकें, तो जो डाटा मैगी में दिया गया है उसको यूज़ करते हमने ये दो इक्वेशन जो हैं वो बना ली हैं। पहली इक्वेशन आपके पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000, और दूसरी इक्वेशन आपके पास 20x1 प्लस 50x2 इज इक्वल टू 44,000। और आप चाहें तो इस इक्वेशन को मजीद जो है वो सिंपलीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 20x1 प्लस 50x2 लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे 44,000 लिखा हुआ है। अगर हम क्या करें पूरी की पूरी इक्वेशन को जो है वो 10 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ के आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बन जाएगी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी आपके पास 2x1 प्लस 5x2। और जब 44,000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक सिफर आपके पास जो है कम हो जाएगा, और यहाँ क्या आपके पास बन जाएगा 4,400। तो ये आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 3 में लिख दिया है। तो सिंप्लीफाई कर इसलिए करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 एक ही हैं। हमने जस्ट क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में से 10 कॉमन आ रहा था। हमने क्या किया, 10 कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड से उसको राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया है। या फिर आज आप ये कह लें कि दोनों साइड को, इक्वेशन की दोनों साइड को हम लोगों ने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो और थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई है, शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है। ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब एक्चुअली जो हमें फिर इन दी एंड जो फाइनल इक्वेशन मिली है हमारी प्रॉब्लम से, लीनियर इक्वेशन जो मिली है वो आपके पास है इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको मिली हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जो है वो अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई जो है वो सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद इसमें जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं हमने उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के आपके पास जो है वो दो वेज हैं। एक आपके पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा आपके पास है क्रैमर रूल। आप जिस मर्जी वे से जो है सिस्टम और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन बन रही हैं जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। एक आपके पास फर्स्ट इक्वेशन रेड कलर में इक्वेशन लिखी हुई है और दूसरी इक्वेशन आपके पास ब्लू कलर में लिखी हुई है। तो हम क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों दोनों तरीकों से इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जो इजी लगेगा वे हम उसी मेथड से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे।
तो हम क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो चूज़ करेंगे। अदरवाइज आप क्रमर रूल भी चूज़ करके जो है वो टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसकी एग्जांपल जो है वो की हुई है। और अगर फर्ज करें यहाँ पे थ्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनती, फिर आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि उसको आप क्रमर रूल से सॉल्व करें, क्योंकि थ्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में थ्री अननोन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और जब थ्री अननोन्स हों और थ्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हों, तो आपके पास मैट्रिक्स ए बनता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट को यूज करते हुए थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। तो अगर आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स को यूज करते हुए लगाएंगे, तो आपको फिर मैट्रिक्स का एडजेंट जो है को फैक्टर्स फाइंड आउट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो फिर आपके पास जो है इन दी लेंथी प्रोसीजर जो है बन जाएगा। फिर उस वजह से आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से जो है वो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन तो उस वे से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको जो है वो जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के केस में थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स के केस में को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हुए डिजाइन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इन दी एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा मेथड को फॉलो करते हुए। तो सॉल्व तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उस केस में। फिर उस केस में आप क्रमर रूल लगा सकते हैं। ओवरऑल आप दोनों में से कोई भी वे लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है आपको ने कौन सा वे जो है वो चूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनको अगर हम जो है मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें, तो मैट्रिक्स की फॉर्म इनकी जो बनती है ए इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है आपके पास जो कोएफिशिएंट को यूज करके बनेगा। और मैट्रिक्स ए में कोएफिशिएंट कौन से लिखने हैं, x1 का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में देखो 1 है, x2 का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो यहाँ पे आपके पास जो है पहली रो बन जाएगी 1 और 1। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x1 का कोएफिशिएंट 2 और x2 का कोएफिशिएंट 5 है। तो यहाँ पे आपके पास जो है सेकंड इक्वेशन सेकंड रो जो है मैट्रिक्स ए की ये वाली बन जाएगी। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। और आपके पास जो मैट्रिक्स कैपिटल एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स जो है वो मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स कैपिटल एक्स है वो यहाँ पे अननोन का कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे आपके पास अननोन कितने कौन से आ रहे हैं, एक्स वन और एक्स टू। तो यहाँ पे अननोन का कॉलम मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा एक्स वन और एक्स टू। और इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी आपके पास जो कांस्टेंट इन्वॉल्व रहते हैं उनका मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे 1000 और 4400 आपके पास जो है वो ये कांस्टेंट्स वाला मैट्रिक्स है। तो 1000 और 4400 ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स बी बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला चूज करेंगे यहाँ से अगर आप लोगों ने कैपिटल एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो किसकी इक्वल होगी, वो इज इक्वल टू होगी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो यहाँ पे ए आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, ए आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स जो ए है इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, जो कि आसान ही है। डायगोनल एंट्रीज को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं, आपको एडजॉइंट मिल जाता है मैट्रिक्स किस 2x2 के मैट्रिक्स का। उसके बाद इस एडजॉइंट को मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके उससे डिवाइड करना है, तो आपको ए का इन्वर्स मिल जाएगा। ए इन्वर्स की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पुट करनी है। बी की वैल्यू आपको पता है, मैट्रिक्स बी की ये वाली वैल्यू है। मैट्रिक्स बी की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पुट करनी है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको एक कॉलम मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा, जिसमें एक नंबर आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होगा और एक नंबर आपका जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स है किसके इक्वल आ रहा है, ये आपके पास कैपिटल एक्स के इक्वल आ रहा है। और कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, जिसमें पहली एंट्री जो आपके पास x1 है और दूसरी एंट्री जो है वो x2 है। जो पहली एंट्री x1 है वो इसके इक्वल हो जाएगी और जो दूसरी एंट्री x2 है वो इस एंट्री की इक्वल हो जाएगी। तो आपको इन दी एंड जो x1 और x2 जो कि हमने बच्चों की तादाद और अडल्ट की तादाद को सपोज किया हुआ था, उनकी तादाद को आपको इन दी एंड पता चल जाएगा। तो आप इन दिन बता सकेंगे कि टोटल इतने बच्चे होंगे और टोटल इतने अडल्ट होंगे, जिनके किराए को अगर हम जमा करेंगे तो टोटल इन दी एंड जो है वो 44,000 बनेगा। और उनकी टोटल तादाद बच्चों की और अडल्ट की तादाद जो है वो 1000 ही होगी। जब आप अपना सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो आप उनको जो है वो बच्चों की तादाद को और अडल्ट की तादाद को सम अप करके देख सकते हैं कि इनकी जो टोटल तादाद आ रही है वो 1000 ही आ रही है और उनका जो किराया बन रहा है इन दी एंड वो 44,000 ही बन रहा है। तो आपने जस्ट बच्चों की और अडल्ट की तादाद फाइंड करनी है। तो x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू जो है आपको बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो मिल जाएगी। तो आप ये आपके पास एक तरह की जो है वो एप्लीकेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की रियल लाइफ में। तो सॉल्व मैं जिसको जो है वो यहाँ पे डिटेल में मुझे जो है यहाँ पे नहीं करूँगा, आपको सॉल्व करने का भी बता दिया है और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल जो क्वेश्चन किए हुए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो सोल्यूशन है आप लोगों ने खुद ही करना है। और अगर आप चाहें तो मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊँ यहाँ पे, जिसमें हम लोग ने 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले मैट्रिक्स के केस में जो है वो सॉल्व किया था। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल है, ये देख सकते हैं यहाँ पे दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इसमें दो ही अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं।
तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाना है तो आप लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे जिस फार्मूला को यूज़ करते हुए एडजॉइंट ए ओवर ए। उसके बाद ये आपको मिल जाएगा इन दी एंड ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स को आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप इन दी एंड जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इन दी एंड एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको इन दी एंड एक कॉलम मैट्रिक्स मिल रहा है। वो कॉलम मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, वो कैपिटल एक्स के इक्वल होगा, जो कि एक्चुअली खुद भी एक कॉलम है, मैट्रिक्स है जिसमें एक्स वन और एक्स टू इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो पहली एंट्री आपको जो है एक्स वन की वैल्यू मिल जाती है, और दूसरी एंट्री से कंपेयर करने से आपको जो है वो एक्स टू की वैल्यू जो मिल जाती है। तो आपको जो मैंने अभी जो क्वेश्चन नंबर 17 कराया है उसको भी आप लोगों ने इसी तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो है वो यूज़ करते हुए सॉल्व करना है खुद ही, और ये उम्मीद है मुझे आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि हमने इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी प्रैक्टिस किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल है, ये थोड़ी बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो ये है, अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैज़ प्लेस्ड 3 types of bacteria labeled B1, B2, B3 in a culture dish। ठीक है, तो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, उसने 3 तरह के बैक्टीरिया जो है वो एक कल्चर डिश डिश में जो है वो प्लेस किए हुए हैं या कहने रखे हुए हैं, और तीनों बैक्टीरिया के नाम यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पहले बैक्टीरिया का नाम जो है वो B1 है, दूसरे बैक्टीरिया का नाम B2 है, और तीसरे बैक्टीरिया का नाम जो है वो B3 है। तो 3 तरह के बैक्टीरिया जो है वो एक कल्चर डिस्क में जो है प्लेस किए हुए हैं, और उसके साथ साथ क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अलोंग विथ सर्टन क्वांटिटीज ऑफ 3 न्यूट्रिएंट्स लेबल्ड N1, N2 एंड N3। तो न्यूट्रिएंट्स मींस कि उनको जो बैक्टीरियाज को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, सिंपल वर्ड में कहें तो जो उनको फूड प्रोवाइड करनी है बैक्टीरिया को, उनकी जो है वो ग्रोथ करने के लिए, उनकी क्वांटिटी को जो है वो इंक्रीज करने के लिए, तो जो 3 तरह के बैक्टीरिया कल्चर डिश में जो है प्लेस किए हुए हैं, उनको जो फूड या न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करने हैं, उनको 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करने हैं। और पहला जो न्यूट्रिएंट है वो आपके पास N1 है, दूसरा न्यूट्रिएंट आपके पास N2 है, तीसरा न्यूट्रिएंट जो है आपके पास N3 है। She knows the amount of each nutrient that can be consumed by each bacterium in a 24-hour period या 1 day period। 24 आवर या 1 day एक ही बात है। तो शी नोज मीन्स के वो एक औरत है या लड़की है जो कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, तो वो जानती है कि 3 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो फूड की 3 तरह की जो टाइप्स हैं, ये वाली N1, N2 या N3, ये कितनी जो है वो एक दिन में या 24 घंटे में हर बैक्टीरिया को जो कंज्यूम करवानी है या प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ से एक चीज़ अगर पता चल जाएगी कि ईच न्यूट्रिएंट लिखा हुआ है, ईच न्यूट्रिएंट का मतलब ये है कि हर न्यूट्रिएंट या हर टाइप की फूड जो है वो एक बैक्टीरिया को हम लोगों ने देनी है। कहने कि तीनों टाइप की फूड जो है हम लोगों ने एक दिन में बैक्टीरिया को देनी है। यहाँ पे एक दिन में तीनों तरह की जो है वो फूड या न्यूट्रिएंट्स जो है वो देने हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, और साथ में ये बताया कि उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट को पता है कि कितनी कितनी अमाउंट जो है एक के न्यूट्रिएंट की या फूड की जो है वो एक बैक्टीरिया को जो है वो एक दिन में देनी है। तो तीनों तरह की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक बैक्टीरिया को देने हैं एक दिन में, कितने कितने देने हैं उसको ये भी पता है। और अगर उसको पता है तो आपको वहाँ पे उसका डाटा जो है वो भी जो है इंडियन क्वेश्चन में यहाँ पे जो है वो मेंशन किया हुआ है एक टेबल की फॉर्म में, जिसको देख के आप लोग जो है उस डाटा को जो है वो समझ इजीली जो है वो समझ सकते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स की कितनी कितनी तादाद जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये याद रखें, तीनों बैक्टीरिया को जो है वो तीनों ही न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करने हैं। ये नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन कि पहला जो बैक्टीरिया है उसको फूड N1 प्रोवाइड करनी है, जो दूसरा बैक्टीरिया है उसको फूड N2 प्रोवाइड करनी है। ये वाला केस यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को क्लियर से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, she knows the amount of each nutrient that can be consumed by each bacterium। तो हर न्यूट्रिएंट जो है वो N1, N2, N3 वो हर बैक्टीरिया को जो है वो देने हैं। कहने का मतलब ये है कि तीनों तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर बैक्टीरिया को हम लोगों ने देने हैं। तीनों तरह के न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया 1 को भी देने हैं, बैक्टीरिया 2 को भी देने हैं, और बैक्टीरिया 3 को भी देने हैं। ठीक है, और एक दिन में कितने कितने तीनों तरह के न्यूट्रिएंट्स देने हैं। N1 वाला जो न्यूट्रिएंट या फूड है उसके
कहने की कितनी क्वांटिटी देनी है, N2 की कितनी क्वांटिटी देनी है और N3 की कितनी कितनी क्वांटिटी देनी है, हर तरह के बैक्टीरिया को उसकी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में जो है वो हमें जो है बताई हुई है। ये देख लेते हैं यहाँ पे N1 आपके पास फर्स्ट फूड न्यूट्रिएंट है, N2 आपके पास सेकंड न्यूट्रिएंट है और N3 आपके पास थर्ड न्यूट्रिएंट है। ये कह रहे हैं एक तरह की फूड ही है आपके पास जो कि तीनों बैक्टीरिया को देनी है। B1 आपके पास पहला बैक्टीरिया है, B2 दूसरा, B3 तीसरा बैक्टीरिया है। सबसे पहले बात करते हैं पहले फूड न्यूट्रिएंट की, N1 की। तो जो बैक्टीरिया B1 है उसको जो पहला फूड न्यूट्रिएंट हमने देना है एक दिन में, उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए आपके पास वो 4 यूनिट्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा न्यूट्रिएंट है उसकी कितनी क्वांटिटी एक दिन में बैक्टीरिया B1 को देनी है, यहाँ अभी B1 की डिस्कशन हो रही है। उसकी जो है वो 3 यूनिट्स क्वांटिटी जो है वो बैक्टीरिया B1 को हम लोगों ने देनी है एक दिन में, या उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने देनी है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट 3 है उसकी कितनी क्वांटिटी देनी है एक दिन में, उसकी हम लोग उसकी जो है वो 7 यूनिट्स जो है वो क्वांटिटी देनी है एक दिन में बैक्टीरिया 1 को। तो बैक्टीरिया 1 को तीनों तरह की फूड की क्वांटिटीज जो है वो एक दिन में देनी है। N1 फूड जो है उसके 4 यूनिट्स देने हैं एक दिन में, N2 के 3 यूनिट्स देने हैं और N3 के N7 यूनिट्स देने हैं, ठीक है। यहाँ बताया भी हुआ है दिस टेबल टेल्स अस फॉर एग्जांपल दैट ईच बैक्टीरियम B1 one day can consume 4 units of food N1, 3 यूनिट्स ऑफ फूड N2 एंड 7 यूनिट्स ऑफ फूड N3, ठीक है। इस तरह जो बैक्टीरिया B2 है वो एक दिन में फूड N1 के 2 यूनिट्स लेता है, फूड N2 के 1 यूनिट्स लेता है, फूड N3 के 5 यूनिट्स लेता है। इस तरह जो बैक्टीरिया B3 है वो एक दिन में फूड N1 के 6 यूनिट लेता है, फूड N2 के 2 यूनिट्स लेता है और फूड N3 के 3 यूनिट्स लेता है। तो अब उन्होंने क्या कहा गया है, हाउ मैनी बैक्टीरिया ऑफ ईच टाइप can be supported daily by 4200 units of N1, 1900 units of N2 and 47 units of N3। तो कहते हैं अगर आपके पास जो फूड न्यूट्रिएंट N1 है उसके अगर आपके पास 4200 यूनिट्स हों, N2 के आपके पास 1900 यूनिट्स हों और जो N3 है उसके पास आपके पास 4700 यूनिट्स हों, इतनी आपके पास जो है वो तीनों टाइप की फूड की क्वांटिटी मौजूद हो, तो आप कितने बैक्टीरिया जो है, हाउ मैनी बैक्टीरिया ऑफ ईच टाइप, तो हर तरह के आप जो है कितने बैक्टीरिया को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं डेली, यानी कि मीन्स उनको जो है वो कंज्यूम जो है वो कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ कर सकते हैं। आप जो है एक दिन में कितने बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ कर सकते हैं, या कितने बैक्टीरिया को जो है वो आप कहने के पाल सकते हैं अपनी जो है वो कल्चर डिस्क में। अगर आपके पास मैक्सिमम जो है फूड जो N1 है उसके 4200 यूनिट्स हों और जो फूड N2 है उसके 1900 यूनिट्स हों और जो फूड N3 है उसके आपके पास 4700 जो है वो यूनिट्स हों। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया की ईच टाइप की जो बैक्टीरिया उनकी तादाद फाइंड करनी है। तो जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है हम उसको सपोज कर लेंगे, और सपोज कर लेंगे लेट X1 X2 एंड X3 बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ ईच टाइप इन दी कल्चर डिस्क। मीन्स X1 आपके पास क्या बन जाएगा, जो बैक्टीरिया B1 है उसकी टोटल तादाद बन जाएगी, और X2 आपके पास क्या बन जाएगा, जो बैक्टीरिया B2 है उसकी टोटल तादाद बन जाएगी, जो कि हमें नहीं पता, हम लोगों ने फाइंड करनी है। उसी तरह X3 आपके पास क्या बन जाएगा, जो बैक्टीरिया B3 है उसकी टोटल तादाद जो है वो बन जाएगी, जो कि हम लोगों ने सपोज की है, हमने इसको फाइंड करना है। अब इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज़ करते हम जो है वो इक्वेशंस बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद हम देखेंगे इन दिन हमारे जो अननोन X1 X2 X3 उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फूड N1 है उसके टोटल कितने यूनिट्स हैं, उसके 4200 यूनिट्स हैं, ठीक है। हमने कंज्यूम कितने यूनिट्स करने हैं, 4200 ही करनी है, और हमारे पास जितने बैक्टीरिया उन बैक्टीरियाज के ऊपर ही जो है वो 4200 यूनिट जो है वो N1 न्यूट्रिएंट के जो है वो कंज्यूम करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि N1 जो फूड न्यूट्रिएंट है वो कितना जो है वो यूज हो रहा है इन सारे सारे बैक्टीरियाज के ऊपर। तो अब एक बैक्टीरिया जो है वो एक दिन में जो फूड N1 है उसके 4 यूनिट जो है कंज्यूम करता है। बैक्टीरिया कौन सा, बैक्टीरिया B1 है। तो बैक्टीरिया B1 जो है वो एक बैक्टीरिया जो है वो एक दिन में 4 यूनिट जो है वो कंज्यूम करता है। तो अगर बैक्टीरिया जो B1 उनकी तादाद जो है वो 2 हो जाए, तो दो बैक्टीरिया B1 के जो है वो B1 के जो दो बैक्टीरिया हैं वो एक दिन में फिर कितने फूड N1 के यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, वो फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इतने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। अगर आपके पास जो B1 बैक्टीरिया उनकी तादाद 2 नहीं बल्कि 3 है, तो फिर 3 बैक्टीरिया एक दिन में कितने N1 फूड न्यूट्रिएंट्स यूज करेंगे, वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूज करेंगे। उसी तरह आपने सपोज किया हमारे पास टोटल X1 नंबर ऑफ जो है वो बैक्टीरिया B1 है, तो अगर आपके पास टोटल X1 नंबर ऑफ बैक्टीरिया B1 हो, तो वो कितने एक दिन में फूड N1 के न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूज करेंगे। वो फूड जो है वो जो कि N1 है उसके एक दिन में X1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इतने यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम करेंगे। तो ये हमें पता चल जाएगा
कि अगर एक बैक्टीरिया B1 वाला जो है वो एक दिन में 4 यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो 2 जो है एक दिन में इतने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, 3 बैक्टीरिया जो एक दिन में इतने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे N1 के। इस तरह अगर आपके पास टोटल X1 नंबर ऑफ बैक्टीरिया B1 है, तो टोटल X1 नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक दिन में 4 मल्टीप्लाइड बाय X1 यूनिट्स ऑफ फूड जो है वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है। इसी तरह जो बैक्टीरिया B2 है, एक बैक्टीरिया एक दिन में 2 यूनिट्स फूड है N1 के कंज्यूम करता है। तो अगर आपके पास टोटल X2 नंबर ऑफ बैक्टीरिया B2 हो, तो जो टोटल बैक्टीरिया B2 है फिर एक दिन में 2x2 यूनिट्स ऑफ फूड न्यूट्रिएंट N1 जो है वो कंज्यूम करेंगे। इसी तरह जो बैक्टीरिया B3 है, एक बैक्टीरिया जो है वो 6 यूनिट्स कंज्यूम करता है N1 के। तो अगर आपके पास बैक्टीरिया B3 के टोटल जो है वो X3 नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हों, तो जो टोटल बैक्टीरिया होंगे फिर वो 6x3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट N1 जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो टोटल बैक्टीरिया जो B1 है, X1 है, वो कितने यूनिट्स जो है न्यूट्रिएंट X1 जो है वो यूज़ कर रहे हैं N1 के, वो 4 मल्टीप्लाइड बाय X1 यूनिट्स जो कंज्यूम कर रहे हैं। और इसी तरह जो टोटल बैक्टीरिया B2 हैं, वो N1 फूड न्यूट्रिएंट के कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो टोटल 2x2 यूनिट्स जो है वो फूड N1 के कंज्यूम कर रहे हैं। और जो बैक्टीरिया B3 है उनकी टोटल तादाद अगर X3 है, तो टोटल कितने फूड N1 के न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो टोटल 6x3 यूनिट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो पहली रो है उसको देखते हुए आपकी फूड न्यूट्रिएंट N1 है, उसकी इक्वेशन बन जाएगी 4x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3। ये आपके पास क्या बन गया इन दी एंड, बैक्टीरियाज B1 और B2 B3 टाइप के जितने भी बैक्टीरिया जो कि हमने X1 X2 X3 सपोज किए हुए हैं, उन्होंने फूड N1 के जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करने हैं उनकी तादाद को हम लोगों ने फाइंड करके इन दी एंड ऐड अप कर लिया है। वो हमारे पास ये बन गई है। और हमारे पास मैक्सिमम है कितनी तादाद फूड N1 न्यूट्रिएंट्स की, हमारे पास जो है वो 4200 है। तो यहाँ पे लिख देंगे किसके इक्वल बन जाएगा, ये फूड N2 जो है ये 4200 के इक्वल जो है वो टोटल बन जाएगा। उसके बाद इसी तरह जो है वो जो सेकंड रो है इस टेबल की, उसको यूज करते हुए सेकंड जो न्यूट्रन N2 है उसकी भी इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड न्यूट्रन कितना यूज कंज्यूम होगा, B1 एक बैक्टीरिया 3 कंज्यूम कर रहा है। टोटल अगर आपके पास B1 बैक्टीरिया की तादाद X1 है, तो वो कितने कंज्यूम हो जाएंगे, B1 में 3x1 कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद इस तरह B2 बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया कंज्यूम करता है, तो अगर टोटल बैक्टीरिया आपके पास जो है वो X2 बैक्टीरिया हो B2, तो टोटल X2 बैक्टीरिया कितने कंज्यूम करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई X2 मीन्स के X2 कंज्यूम करेंगे। उसके बाद B3 बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया 2 यूनिट्स जो है वो N2 के कंज्यूम करता है। तो अगर आपके पास टोटल X3 नंबर ऑफ B3 बैक्टीरिया हो, तो वो टोटल कितने यूनिट्स जो कंज्यूम करेंगे, वो 2 मल्टीप्लाइड बाई X3 यूनिट्स जो है वो फूड N2 के कंज्यूम करेंगे। और टोटल N2 के कितने यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो हमारे पास 1900 है। तो यहाँ पे N2 की इक्वेशन में हम जो है वो 1900 जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। और इसी तरह कॉलम 3 को यूज करते हम तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, वो आपके पास बनेगी 7 सॉरी इसी तरह आप रो थ्री को जो है वो यूज करते हुए तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, वो आपके पास बनेगी 7x1 प्लस 5x2 के बाद प्लस 2x3। और ये N3 की टोटल कितनी तादाद हमारे पास मौजूद है, N3 के हमारे पास जो टोटल 4700 यूनिट्स मौजूद है। तो ये N3 के टोटल जितने भी यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं वो कितने होंगे, वो हमारे पास 4700 होंगे। अब आपके पास ये तीन इक्वेशन बन गई हैं आपके डाटा को देखते हुए। आप देख सकते हैं इसमें X1 X2 X3 तीन अननोन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये जो तीन अननोन इन्वॉल्व हो रही हैं क्या है, ये जो तीन अननोन इन्वॉल्व हो रही हैं ये आपके पास हैं X1 X2 X3 क्या हैं, हर बैक्टीरिया की तादाद को बता रहे हैं। तो अगर हम इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से X1 X2 X3 की वैल्यू फाइंड कर लें, तो हमें जो X1 X2 X3 जो कि एक्चुअली बैक्टीरिया तरह की बैक्टीरिया उनकी तादाद है वो मिल जाएगी। तब आप लोगों ने क्या करना है, इन सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करना है, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसको जो है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो उससे सॉल्व करें, या फिर आप चाहे तो इसको जो है वो बाय यूजिंग क्रैमर रूल सॉल्व करें। दोनों में जो सॉल्व करेंगे इन दी एंड आपको जो आंसर सेम ही मिलेगा। तो मैं ये प्रेफर करूँगा आप क्या करेंगे, सिस्टम लीनियर इक्वेशन को जो है वो बाय यूजिंग क्रैमर रूल जो है वो सॉल्व करें। और क्रैमर रूल सॉल्व करने से आपको क्या होगा, को फैक्टर जो वगैरह फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट डिटर्मिनेंट जो है फाइंड करने पड़ेंगे। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आप जो उन डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड करके और को क्रैमर रूल्स में जो X1 X2 X3 और जो अननोन वाले होते हैं उनके फार्मूलाज को यूज़ करते हैं आप जो इन अननोन्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं जिसमें हम लोगों ने 3x3 या सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन को जो है बाय यूजिंग क्रैमर रूल सॉल्व किया हुआ था, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 10 स्क्रीन पे नजर आ रही है। इस एग्जाम्पल नंबर 10 में भी आपको थ्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन जो है गिवन दी गई है। और सिस्टम ऑफ
थ्री लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने क्रैमर रूल से सॉल्व किया था। तो जिस तरह इस क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 को हम लोगों ने सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके इसमें जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं आप लोगों ने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्रैमर रूल सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी हम लोगों ने की हुई है और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। तो आप जो है बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 18 में मिली है। तो अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। तो सब लोग अभी से अपनी मीटिंग जो है ख़त्म करें और नेक्स्ट मीटिंग जो है स्टार्ट करें जल्दी से। सर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो कह रहे हैं कि सर हमारे घर लाइट नहीं है, तो काइंडली सर आप उनकी और अटेंडेंस लगा देंगे। नेक्स्ट